जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के बारे में, क्योंकि नॉन आईटीआई स्टूडेंट को एक बड़ा झटका लगने वाला है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, हर एक चीज हम लोग प्रूफ के साथ बात कर रहे होंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन है, कितना फॉर्म पड़ा है, सेफ जोन कौन से हैं, क्या वैकेंसी बढ़ेगी, क्या आईटीआई लागू होगा, एग्जाम डेट कब है, किसको फर्क पड़ेगा। और इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे इसके सेफ स्कोर पर भी। तो ये हमारी कुछ अपडेट रहेंगी, साथ ही कोर्ट केस अपडेट जो बहुत ही बड़ी खबर है आप लोगों के लिए, और इसका फर्क किसको पड़ेगा इसके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कितना फॉर्म पड़ा है। तो ये जो फॉर्म पड़ा है ये 1 करोड़ के आसपास है, और यही अनुमान पहले भी लगाया जा रहा था। पिछली बार जब रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी तब भी यही हाल था, उस समय भी यही हुआ था कि 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म गया था, 1 करोड़ के आसपास फॉर्म पड़ा था। तो इस बार भी उम्मीद थी कि इतना फॉर्म तो गिरना ही है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि सेफ जोन कौन से हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर कोई भी आपको बता रहा है कि ये जोन सेफ है या फिर ये जोन सेफ है, तो वो आपको सिर्फ पागल बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है। कोई भी नहीं बता सकता कि कौन सा जोन सेफ है। सिर्फ फार्म की संख्या के आधार पर, कंपटीशन के आधार पर कोई बताएगा कि कौन सा जोन सेफ है, जबकि आप भी जानते हैं कि फार्म कितना बड़ा है वो मायने नहीं रखता है, आपकी तैयारी कितनी है वो मायने रखती है। फार्म की संख्या से आप मत डरें, क्योंकि फार्म तो सब डाल देते हैं, लेकिन सिलेक्शन तो कुछ ही लोगों का होता है, तो बाकी लोग कहाँ चले जाते हैं। तो भाई जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो फार्म की संख्या पे ना पड़े और इनके बहकावे में ना आए। कोई नहीं बता सकता है जब तक आरटीआई ना डाली जाए। आरटीआई की रिपोर्ट आएगी, उससे भी सिर्फ फार्म की संख्या पता चलेगी। ये थोड़ी पता चल जाएगा कि बच्चे होशियार हैं, कि इस जोन में बच्चे सब गधे बच्चों ने फार्म भरा है, ये तो कोई नहीं बता पाएगा ना। इसलिए फार्म की संख्या देखकर तैयारी मत करें। आप देखिए कि मेरी तैयारी कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा आपका सिलेक्शन। तो ये कोई भी नहीं बता सकता है, मैं क्या, कोई नहीं बता पाएगा। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि क्या वैकेंसी बढ़ेगी। मैं इस चीज की गारंटी ले सकता हूँ, श्योरिटी से बता सकता हूँ कि ये वैकेंसी बढ़ने वाली है। भले आपकी 10,000 15,000 बढ़ाई जाए, और ये 100% श्योर है। देख लेना, आप लोगों को नोटिस भी देखने को मिलेगा, साथ ही आपको जोन चेंज करने का मौका भी मिलेगा जब फार्म की संख्या बढ़ेगी। क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ है, जब जब फार्म की संख्या बढ़ाई गई है वहां पे जोन चेंज करने का ऑप्शन आ गया था। तो ये 100% मैं कह रहा हूं कि आपकी वैकेंसी बढ़ेगी तो बढ़ेगी। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि क्या आईटीआई लागू होगा। अभी तक जो संकेत मिले हैं ना, उससे 90% ये कहा जा सकता है कि हाँ आईटीआई लागू हो सकता है। तो फिर नॉन आईटीआई का क्या होगा। जो नॉन आईटीआई की पोस्ट होंगी, फिर सारे लोगों को उसी के लिए एलिजिबल कर दिया जाएगा। अब आप समझिए, जितने लोगों ने नॉन आईटीआई वालों ने फार्म भरा है उनको एक साथ पूरा कंपटीशन पे भेज दिया जाएगा। और आपको क्या लगता है कि क्या वो फीस वापस करेंगे। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो लोग फीस वापस करेंगे। उन्होंने तो आपका फार्म ऑनलाइन करा लिया है, तो बस आपको कह देंगे कि हाँ ये वैकेंसी है नॉन आईटीआई की, इस पे आप लोग एलिजिबल हो, आप लोग इस पे फाइट करो। तो ये सबसे बड़ा धोखा होगा आप लोगों के लिए जो नॉन आईटीआई वाले हैं। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि कोर्ट केस की क्या अपडेट है। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट में ये फैसला दर्ज हुआ था। वहां पे कोर्ट ने लास्ट डेट दी है रेलवे को। आपने एक वीडियो देखा होगा जहां पे जज साहब कितने गुस्से में नजर आए थे। रेलवे अपने तर्क दे रहा था, लेकिन जज साहब कितने गुस्से में थे उसको डांट रहे थे। आप सभी ने वो वीडियो देखा होगा, और उन्होंने उस वीडियो में कहा भी है, उस वीडियो में 3-4 बार कहा है कि मैं स्टे लगा दूं वैकेंसी पे, मैं भर्ती रद्द कर दूं। उन्होंने 3-4 बार भी कहा है, लेकिन रेलवे का जो वकील है वो भी होशियार है। रेलवे के वकील ने क्या कहा, उन्होंने थोड़ा सा टाइम मांगा। तो जज साहब ने कहा कि अच्छा ठीक है 2-4 दिन ले लीजिए। तो वो और दिमाग लगा गए, उन्होंने कहा कि अभी तो होली है, त्योहार भी है। तो उन्होंने क्या मांगा कि जो हम फाइनल रिपोर्ट है अपनी वो 21 मार्च को सबमिट करेंगे। ये रेलवे के वकील ने कहा है कि हम पूरी तैयारी के साथ, जो भी मेरा कहना होगा, जो भी रेलवे की तरफ से कहना होगा कि हमने क्यों ऐसा किया है और अब इस पे क्या कर सकते हैं, फाइनल रिपोर्ट हम 21 मार्च को सबमिट कर देंगे। तो ये जो वकील है रेलवे का, ये 21 मार्च को अपनी बात बता देगा, रिपोर्ट सबमिट कर देगा। जो भी उसके पास सबूत होंगे, जो भी चीजें होंगी, वो 21 मार्च को सबमिट कर देगा। और जो अंतिम सुनवाई होगी वो होगी 28 मार्च को। मतलब इस दिन जज साहब फैसला सुना देंगे। और फैसला क्या सुनाएंगे, या तो वो भर्ती को रद्द कर देंगे, या फिर रेलवे से कहेंगे कि आप अपनी नोटिस चेंज करो। दो में से एक ही चीज हो सकती है, और ये 28 मार्च को फैसला आ जाएगा। अब डेट नहीं बढ़ेगी, या तो फिर प्रोसेस में रोक लगेगी, या तो फिर इसका दूसरा नोटिस आएगा। तो आप लोगों का जो अंतिम फैसला वो 28 मार्च को आना है। अब डेट पे डेट नहीं मिलेगी, 28 मार्च को फाइनल फैसला आ जाएगा। और ये जज साहब ने इनको वार्निंग भी दी थी कि 21 मार्च को मुझे रिपोर्ट चाहिए और मैं 28 को फैसला सुना दूंगा। आप कुछ साक्ष्य दे पाए या ना दे पाए मुझे नहीं मतलब है। अगर आप साक्ष्य नहीं दे पाए तो ये 28 मार्च को रद्द कर दिया जाएगा, या तो वैकेंसी रद्द होगी, या तो फिर आपको ऑर्डर दे दिया जाएगा कि आप नोटिस में अपना बदलाव करें। तो ये थी अभी तक की कोर्ट की सूचना। अब उसके बाद बात कर लेते हैं एग्जाम डेट। देखिए, अभी इस समय सारे लगभग एग्जाम हो चुके हैं जो पेंडिंग एग्जाम थे।
अब एएलपी सीबीटी 2 का डेट भी आ गई है और जल्दी आरआरबी जेई की सीबीटी 2 की डेट आ जाएगी। उसके बाद फिर एनटीपीसी का पेपर होगा और एनटीपीसी की भी डेट अब जल्द जारी होने वाली, हो सकता है इस महीने के एंड तक एनटीपीसी की डेट आ जाए। तो एनटीपीसी के दोनों एग्जाम, एक ग्रेजुएट लेवल वाला और एक 12th वाला, वो अब लगातार पेपर हो जाएंगे। उसके बाद ही ग्रुप डी का एग्जाम होगा, लेकिन अभी भी आपके पास कम से कम 3 मंथ का, क्योंकि रेलवे बहुत तेजी से काम कर रहा है। इधर पूरे फिजिकल होने लगेंगे, टेक्नीशियन की ज्वाइनिंग दे देंगे, उधर सीबीटी 2 भी हो रहे हैं, साथ में एग्जाम भी हो रहे हैं। और रेलवे को अगर अपना कैलेंडर फॉलो करना है तो ग्रुप डी एग्जाम को जल्दी कराना होगा। तो बस मुश्किल से आपके पास 3 महीने ही बचे हैं। और आप ये मत सोचना कि रेलवे ने अभी तक कहा नहीं है कि हाँ तुम्हारा एग्जाम कब लेंगे, डेट देंगे। रेलवे सिर्फ 1 महीना 1.5 महीने के बाद की डेट दे देता है कि हम पेपर ले लेंगे, तुम्हारा इस तारीख से पेपर स्टार्ट है। इससे ज्यादा टाइम नहीं देता है। आपने देखा होगा लोको पायलट में, आपने देखा होगा जेई में, आपने देखा होगा टेक्नीशियन में, सीधा डेट देता है 1 महीने बाद की। और ये चीज आप लोगों को एनटीपीसी में भी देखने को मिलेगी। आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल हुआ, इसमें भी आप लोगों को 1 महीने 1.5 महीने के बाद की डेट दे दी थी। तो ज्यादा समय नहीं मिलेगा और उस 1-1.5 महीने में आप अच्छी तैयारी नहीं कर पाओगे। तो अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दें। अब बात करते हैं किसको फर्क पड़ेगा। देखिए, जब फार्म निकला, ऑनलाइन करने की डेट आई, तो रेलवे ने तो कह दिया कि हाँ 10th बेस पे है, आईटीआई हटा दी गई है। ठीक है। उसके बाद करोड़ों बच्चों ने फार्म डाल दिया। अब अगर कोर्ट कह देती है कि नहीं नहीं इसमें आईटीआई एलिजिबल रहेंगे, तो सरकार और रेल मंत्री भी कह देगा कि हम क्या करें, हमने तो ऐसा किया था कि हाँ सभी लोग एलिजिबल हो। अब ये कोर्ट का आदेश आ गया तो कोर्ट का आदेश मानना पड़ेगा। उसके बाद ना कोई टीचर बोल सकता है और ना कोई स्टूडेंट कुछ कर सकता है अगर कोर्ट का आदेश आ गया तो फिर ये लोग, इनको क्या फायदा हुआ, करोड़ों फार्म भर गए, ये किसी की फीस वापस नहीं करेगा रेलवे। तो रेलवे का तो पूरा फायदा हो चुका है। अब उसके बाद आईटीआई लागू हो चाहे न लागू हो, उसको क्या मतलब है, उसको क्या फर्क पड़ता है, उसकी तो कमाई हो गई। अब उसके साथ जब सबके फार्म भर गए, लास्ट डेट भी आ चुकी, अब अगर फैसला आ जाता है तो बैच भी बिक गए, बैच भी बिक चुके हैं। जो जो लोगों को बैच लेना था वो लोग अपना बैच लेके पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे नॉन आईटीआई हो चाहे आईटीआई हो, तो बैच भी बिक गए। अब अगर आईटीआई लगा लागू कर दी जाती है तो क्या उनसे कोई पैसा मांगेगा? क्या आप पैसा मांगोगे? वो लोग यही कहेंगे नॉन आईटीआई भी तो है, आप पढ़िए फाइट करिए। तो इनका भी काम हो गया। तो इनके भी मजे हो गए रेलवे के, और इनके भी मजे हो गए। दिक्कत किसको हुई? ये भी खुश हो गए, ये भी खुश हो गए, नाखुश कौन रहा? स्टूडेंट। तो इनके बीच में पिसा कौन? स्टूडेंट पिसा इनके बीच में। तो नुकसान होगा स्टूडेंट को, तो इसी को फर्क पड़ेगा और यही बीच में दब जाएगा। अब उसके बाद बात कर लेते हैं सेफ स्कोर की। देखिए, आपने पिछली बार देखा था कि किसी किसी जोन की बहुत अच्छी खासी कट ऑफ गई थी, लगभग 80 के आसपास कट ऑफ गई थी। 80 से आसपास ही अधिकतर जगह का हुआ था। लेकिन पिछली बार नॉर्मलाइजेशन भी अच्छा खासा देखने को मिला था, 15-20 नंबर का। मेरा भी सिलेक्शन हुआ था ग्रुप डी में पिछली बार, आप लोग देख लेना, चैनल पे वीडियो पड़ा होगा। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि कम से कम 80-85 का स्कोर हो, तो एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ, बेहतर प्लान के साथ अपनी तैयारी करें। मैं खुद अपनी गाइडेंस में आप लोगों को बताऊंगा कि आप क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, पूरी अच्छे से तैयारी कराऊंगा। तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इसका कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ। जिस तरीके से मैंने एग्जाम को क्रैक किया था, एग्जाम निकाला था, वही स्ट्रेटजी आप लोगों को भी बताऊंगा कि आप लोग भी अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएं। और जब टारगेट आप 80-85 का रखेंगे ना, तब वो 75-76 बचता है। इसलिए टारगेट बड़ा रखें। अभी आपका एग्जाम थोड़ी है, जब आप एग्जाम देने जाएं तब वहां पे सोचना है कि मुझे कितने अटेम्प्ट करने हैं और कितने तक लाने हैं। लेकिन अभी आप टारगेट बड़ा ही रखें और मेहनत के साथ तैयारी करें, क्योंकि 80 से कम अगर आप लाएंगे तो आप ये समझ लीजिए, चाहे वो मेरा वीडियो हो चाहे किसी दूसरे का हो, आप कट ऑफ के वीडियो ही देखते रहेंगे और दिन में 4-5 वीडियो तो देखना ही देखना पड़ेगा। वहीं अगर आप 80 के आसपास स्कोर कर देते हो, कट ऑफ के वीडियो देखने से फ्री हो जाओगे। मैं सीधा कह रहा हूं, चाहे मैं बनाऊं या कोई और बनाए, अगर आपने 80 के ऊपर ला दिए तो कट ऑफ के वीडियो नहीं देखने पड़ेंगे, आप एकदम श्योर हो जाओगे। तो आप लोग इसी प्लान के साथ बिल्कुल अच्छे से तैयारी करते रहें। बाकी मेरा जो सपोर्ट रहेगा, जो बताना होगा, आप लोगों को मैं बताता रहूंगा। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। जो भी कुछ अपडेट आएगी, केस की अपडेट आएगी, जो भी जानकारी होगी ग्रुप डी के लिए, वो आप लोगों को मैं बताता रहूंगा। तो आप लोग लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।